लिक्विड होने की पोजीशन हो गई थी मेरे ख्याल से, टॉर्क भी हो गया था, वर्क भी हो गया था। वर्क नहीं हुआ, टॉर्क हो गया था। तो वर्क तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कर भी लिया था, ठीक है, वही है, तो इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इसमें देखो अगला, हेडिंग लिखो अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, इसके पहले जो चल रहा था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा। अब एक सेकंड पार्ट है जिसमें आता है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, देखो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है। ये अर्थ दिख रही है, ठीक है, तो ये माना जाता है कि अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो उस मैग्नेटिज्म का कारण क्या है, तो कारण पता किया गया, हालांकि अभी परफेक्ट कारण किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ फिजिसिस्ट, कुछ साइंटिस्ट एक अंदाज़ा लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, शुरू में कहते थे कि अर्थ में अंदर एक ऐसे बड़ी सी रॉड बरीड है, गड़ी हुई है इसके अंदर, यहाँ तक ये रॉड दिख रही है, और ये बड़ी सी बार मैग्नेट है जिसका एक पोल नॉर्थ है और एक पोल साउथ है। तो इसी के कारण पूरी अर्थ मैग्नेट की तरह काम करती है। फिर कुछ लोग बाद में ये कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में बहुत सारा मटेरियल है, प्लाज्मा फॉर्म में अंदर, टेम्परेचर बहुत हाई है अंदर सेंटर पे। जब ये अर्थ घूमती है तो घूमता है वो लिक्विड मटेरियल, और उसके घूमने से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से, जैसे अपन ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन साइकिल में घूम रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ऐसे हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स, अनगिनत संख्या में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनके कारण भी कुछ एक पोल पर मैग्नेट का नॉर्थ और एक पोल पर साउथ बनता होगा। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि बाहर जो कॉस्मिक रेज हैं वो अर्थ से टकराती हैं, पोल्स पर टकराती हैं, तो उनके कारण कुछ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी अर्थ के अंदर क्रिएट हो जाती। प्रॉपर रीजन क्या है अभी तक ये पता नहीं है। फिर भी हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, हम यही मान के चलेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है, एक बड़ी सी रॉड बरीड है, एक बार मैग्नेट इसके अंदर बरीड है, और उसका एक पोल साउथ है और एक पोल नॉर्थ है। अब एक पोल साउथ है और एक पोल नॉर्थ है, इसका मतलब क्या है। एक हम अगर कंपास नीडल ले लें, यहीं पे ले लें कंपास नीडल, और वो मान लो कि उसका जो रेड मार्क है वो किसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो वो नॉर्थ होती है, ये होता है ना। उसके अपोजिट क्या होगी, साउथ होगी। तो क्या वास्तव में वो नॉर्थ है या कुछ और है? एक्चुअली वो मैग्नेटिकली साउथ है, और हम जो देख रहे हैं वो, हम कह रहे हैं इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, या जिधर से सन निकलता है वो ईस्ट है, वो वेस्ट है, या हम अपनी डायरेक्शन मान लेते थे, एक नॉर्थ के सामने, नोज़ के सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है, या एक मैग्नेट सस्पेंड कर दी तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। तो जो मैग्नेट सस्पेंड कर रहे हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो स्टे हो जाता है, वो एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन बताता है, जियोग्राफिक डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि सोचो, अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर एक मैग्नेटिक नीडल ले लूँ, ठीक है, एक मैग्नेटिक नीडल हम ले लेते हैं,
ये बना ली मैग्नेटिक नीडल, यहाँ मान लो ऐसी होती है मैग्नेटिक नीडल। और इसका जो रेड कलर है, रेड मार्क है, वो यहाँ ऐसा है, ऐसे इंडिकेट कर रही है। तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल को बता रही है। लेकिन ये वास्तव में जियोग्राफिक नॉर्थ है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल किस से अट्रैक्ट होगी? इस पोल से अट्रैक्ट होगी। और ये पोल यहाँ पर मैग्नेटिकली क्या रहा होगा? साउथ। यानी इसके अंदर जो मैग्नेट बरीड है उसका कौन सा पोल रहा होगा? साउथ। तो साउथ से ये इसका जो नॉर्थ पोल है वो अट्रैक्ट हुआ। तो हमें क्या पता चल गया कि ये नॉर्थ है। तो जो कंपास नीडल बताती है वो कौन सी डायरेक्शन बताती है? वो नॉर्थ बता रही है। तो वो नॉर्थ कौन सी है? जियोग्राफिक नॉर्थ है। तो दो डायरेक्शन होती हैं, एक होती है मैग्नेटिक डायरेक्शन और एक जियोग्राफिक डायरेक्शन। जियोग्राफिक डायरेक्शन जो हम अर्थ के ऊपर से देख रहे होते हैं, कंपास नीडल की हेल्प से हम जो डायरेक्शन पता कर रहे होते हैं वो कौन सी डायरेक्शन है? जियोग्राफिक डायरेक्शन है। और उसके अपोजिट होती हैं क्या? मैग्नेटिक। क्योंकि अगर ये मान लो कंपास नीडल ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये अट्रैक्ट किससे हो रहा है? साउथ से। मैग्नेट का, इस हमारी मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल इधर जा रहा है तो इसका मतलब सामने कौन है? साउथ पोल है, तभी तो जा रहा होगा। और साउथ पोल वो किसका होगा? वो अर्थ का। वो अर्थ की मैग्नेट का होगा। तो अर्थ की मैग्नेट है तो मैग्नेटिक पोल है। तो दो पोल होते हैं, साउथ नॉर्थ। लेकिन दो पोल एक तो मैग्नेट के हिसाब से होंगे, एक कंपास नीडल के हिसाब से होंगे, और एक खुद मैग्नेटिकली मतलब अर्थ के हिसाब से होंगे। तो जो अर्थ के अंदर बरीड है मैग्नेट, उसको कंसीडर करते हुए देखें तो ये साउथ पोल है, और ये कौन सा होगा? नॉर्थ पोल होगा। तो ये जो मैग्नेट इसके अंदर बरीड मान ली है, ये मैग्नेटिकली नॉर्थ और ये मैग्नेटिकली साउथ है। अब ये नॉर्थ और साउथ को मिला दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसी। देखो ये बीच में लाइन ड्रॉ है, इस लाइन को कहते हैं एक्सिस, और ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है। एक होती है ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस वो होती है जिसके अबाउट ये घूम रही है। ठीक है, वो होती है कौन सी? ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ये मान लो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, तो ये लाइन, ये वाली लाइन जो ड्रॉ की गई है, ये वाली, ये लाइन कौन सी है? जियोग्राफिक एक्सिस। इसके अबाउट ये घूम रही होती है। क्लियर? देखा गया है कि जो ज्योग्राफिक एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है, इनके बीच में ये 11.5 डिग्री का डिफरेंस होता है। मतलब दोनों एक ही एक्सिस नहीं होती, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कितने का? 11.5 डिग्री का डिफरेंस है। यानी ये थोड़ी सी शिफ्ट होती है। तो अब अगर आप बनाओगे तो देखो ये हो गई कौन सी? मैग्नेट बरीड है, तो मैग्नेट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक एक्सिस, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हमने कौन सा बनाया? अच्छा ये वाला बना दिया ना। तो यहाँ तो हमने कौन सा बनाया था? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसको सही लिखना पड़ेगा, गड़बड़ लिख दिया किसने? ये साउथ है, ये नॉर्थ होगा, तो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा ये, मैग्नेटिक नॉर्थ इसको। और ऊपर वाला कौन सा होगा? मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, तो यहाँ हम सही कर लेते हैं इसको। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, तो इसका उल्टा क्या हो गया? मैग्नेटिक साउथ होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको सही कर लो। ठीक, ज्योग्राफिक साउथ हुआ और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ हुआ। अब अपन बात करें कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी। तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ फिनिश होती हैं? मैग्नेट के नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे ख़त्म होती हैं। तो इस अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ ये है, तो यहाँ से देखो स्टार्ट हो रही हैं ऐसी, कहाँ जाएंगी? साउथ की तरफ जाएंगी। ऐसे ही मैग्नेट के नॉर्थ से स्टार्ट हुई और ये साउथ की तरफ यहाँ फिनिश हो गई। और फिनिश होने का मतलब अंदर साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ भी जाती है, क्योंकि ये क्लोज कर्व बनाती है। ठीक है,
तो ये इसमें है, और इसके अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, जैसे ये आपके पास ये मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, इसके परपेंडिकुलर, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। और इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसको बोलते हैं क्या? ज्योग्राफिक इक्वेटर। तो एक होती है मैग्नेटिक इक्वेटर और एक होती है क्या? ज्योग्राफिक इक्वेटर। क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ एक रफ डायग्राम बनाऊं तो ये कह सकता हूँ, देखो ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और इसमें एक मैग्नेट बरीड है। मैग्नेट बरीड है तो उसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या बना? ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन गई ऐसी, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई। अगर मैं यहाँ पर एक कंपास नीडल रखूँ तो ये चूँकि नॉर्थ पोल था तो किससे अट्रैक्ट होगा? ये मैग्नेट के साउथ से। तो नॉर्थ पोल इसका इधर होगा, तो इसका मतलब ये साउथ डायरेक्शन को शो करेगा। ये साउथ डायरेक्शन कौन सी होगी? ज्योग्राफिक साउथ। जो हम देखेंगे कि इधर साउथ है वो ज्योग्राफिक साउथ होगा। इसी को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो क्या होगा? साउथ पोल ये नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा, तो इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल यहाँ दिखेगा तो हम मानेंगे कि ये नॉर्थ पोल है, लेकिन वो नॉर्थ पोल कौन सा होगा? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। तो हम जितने भी कैलकुलेशन करेंगे वो ज्योग्राफी के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। फिर इस एक्सिस को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस 11.5 डिग्री पर होता है, ठीक है। इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, मैग्नेटिक इक्वेटर। इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी, तो इसको चाहो तो कॉपी कर लो। इस एक्सिस के अबाउट ये अर्थ घूम रही है।
चलिए अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के कुछ एलिमेंट्स या कुछ हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, जियोग्राफिक एक्सिस। जो इसमें डायग्राम में देखा ना तो उसी का डिस्क्रिप्शन लिखना है। जियोग्राफिक एक्सिस क्या थी? जियोग्राफिक एक्सिस
It is a straight line passing through the geographic pole of Earth and it is the axis of rotation of Earth also. इसी को पोलर एक्सिस भी बोलते हैं. इसी पोलर एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट. कैसे, कहाँ मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. एक होता है जियोग्राफिक मेरिडियन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जियोग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन मतलब एक तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई प्लेन. एट एनी प्लेस इट इज ए वर्टिकल प्लेन. इट इज लिख देना, इट इज ए वर्टिकल. जियोग्राफिक मेरिडियन एट एनी प्लेस इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ. देखो कैसे करेंगे, जैसे कहीं पर अगर अर्थ के सरफेस पर अपने को ये पता चल जाए कि ये ज्योग्राफिक एक्सिस है और उस ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब उस ज्योग्राफिकल एक्सिस के ऊपर वर्टिकली एक फ्रेम बना दें. ऐसे ये फ्रेम बन गया, जैसे ये लाइन हो गई, यहाँ मैंने लाइन खींच दी ऐसी, ये लाइन हो गई ज्योग्राफिक एक्सिस और इसके ऊपर ऐसे वर्टिकल प्लेन बना दिया. तो ये जो प्लेन होगा, ये फ्रेम होगा, ये क्या होगा? ये ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा. और अगर देखें तो अगर इसका जैसे मैं एक स्फीयर बना लूं, ये सपोज एक स्फीयर है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. और ये कौन सी लाइन थी? ज्योग्राफिक एक्सिस. तो एक ऐसा फ्रेम बनाऊं मैं जो इस अर्थ को ऐसे कट करता हो या इस लाइन के ऊपर ही वर्टिकली हो. जैसे यहाँ पर एक फ्रेम बना दिया एक ऐसा, तो ये फ्रेम क्या होगा? उसके ऊपर ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा. ठीक है. अब आ जाओ, अगला होता है ज्योग्राफिक इक्वेटर. ये क्या बताया था? परपेंडिकुलर. जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, नहीं ये और इसमें डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस है. वो प्लेन था और ये क्या है? देखो ये जैसे एक अर्थ है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर एक ऐसा सर्कल बना दो इस पूरी अर्थ पर. इस ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक सर्कल बना दो, तो वो जो सर्कल बनेगा वो इस अर्थ को दो पार्ट में बांटेगा, आधा स्फीयर ऊपर आधा स्फीयर नीचे. तो ये जो सर्कल है ये क्या है? ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है. और ऐसे इसके ऊपर वर्टिकल एक फ्रेम बना दिया तो वो ज्योग्राफिक मेरिडियन है. मेरिडियन मतलब सीधे एक वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल फ्रेम. ठीक है. जैसे ये फ्रेम है, और ये डायरेक्शन है मान लो ये वाली, ज्योग्राफिक मेरिडियन. ठीक है. तो इसके ऊपर एक फ्रेम बना दिया तो ये क्या होगा? ये मेरिडियन होगा. ये ज्योग्राफिक एक्सिस है मान लो ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन. और इसको ऐसा समझ लो, इसको कट करता हुआ एक ऐसे फ्रेम बनाऊं मैं, 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा ऐसा. ठीक है. और ये अगर मान लो ये एक्सिस जो है, ये अगर ज्योग्राफिक एक्सिस है, तो इसी को कट करता हुआ एक फ्रेम बना लिया जो कि अर्थ को ऐसे कट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन. ठीक है. एक और फ्रेम बना लिया ऐसे, तो अगर मैग्नेटिक एक्सिस को कट कर रहा है तो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया. तो ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या होगा? इट इज ए ग्रेट सर्कल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस. ऑल द पॉइंट ऑन ज्योग्राफिकल इक्वेटर आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ज्योग्राफिकल पोल्स. होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इसकी सरकमफ्रेंस पे है मोल, ये तो
तो सेंटर से वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ये अर्थ है, ये पोल हो गए, ये इक्वेटर हो गया, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। रेडियस तब बोलेंगे कि बिल्कुल ठीक सेंटर पे ही आ जाए। अब आ जाओ, ये तो हो गए ज्योग्राफिक हिसाब से। अब मैग्नेट के हिसाब से, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। इट इज इंक्लाइंड ज्योग्राफिकल एक्सिस नियर एट एन एंगल 17 डिग्री। और हमने क्या लिया था वहाँ, 11.5 डिग्री। अब ये भी कंफर्म नहीं है अभी कि 17 डिग्री है कि 11.5 है। एनसीईआरटी 11.5 कहती है तो 11.5 कर दो। कई किताबों में 17 डिग्री लिखा है तो वो लिख दो। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है कितने डिग्री पर झुका है, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन हो। एक होती है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? एट एनी प्लेस, मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, एक वर्ड याद रखना है, वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ और साउथ से जाए, मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ से जाए। ज्योग्राफिक मेरिडियन ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ से जाए, ठीक है, और वर्टिकल प्लेन हो। मैग्नेटिक इक्वेटर वही होगा, इट इज ए ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। ऑल द पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, हो गया। हो गया, चलो देखो। आज एनटीए वाले सुबह से बेवकूफ़ बना रहे हैं बच्चों को। कह रहे हैं रिजल्ट आ रहा है, पहले कह रहे थे 12 बजे आ रहा है, अब जो कह रहे हैं 6 बजे आ रहा है, 6 बज गए।
चलो मिटा दूं। अब कुछ और डेफिनेशन देखें। एक होता है डिक्लिनेशन, इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी कह सकते हैं। डिक्लिनेशन देखो ये क्या बनाया हमने, मेरिडियन बनाना है, मेरिडियन मतलब फ्रेम, तो एक बना लिया हमने ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। और ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ में किसी पर्टिकुलर एंगल पर हमने बना लिया एक मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों में अगर हम ठीक सेंटर पे अर्थ की एक्सिस के अबाउट बनाएंगे ना, वहाँ तो 11.5 का डिफरेंस था, लेकिन हर जगह पे 11.5 थोड़ी होगा। अगर यहाँ पर एक ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाऊँ और एक मैग्नेटिक मेरिडियन बनाऊँ, दोनों वर्टिकल फ्रेम बनाऊँ, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, उसी एंगल को बोलते हैं क्या, थीटा। तो डेफिनेशन क्या बनी, एंगल बिटवीन क्या, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस, ठीक है। कभी कभी जब ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है, कभी कभी हम किसी क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन लिख रहे होंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लाइन से ड्रॉ कर दूं मैं, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके बीच में एंगल थीटा है। तो अपने क्या मानना है, ये लाइन नहीं है, इसके नीचे क्या है, फ्रेम है, ठीक है। तो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह पे कांस्टेंट नहीं होता है। लाइंस शोन ऑन द मैप, अब ऐसी लाइंस जो अर्थ पर हम शो करते हैं जहां पर डिक्लिनेशन सेम हो, सेम डिक्लिनेशन एंगल हो, पूरी अर्थ पे तो अलग अलग है, लेकिन कई पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कैसे हो, सेम हो, तो उन लाइन को हम बोलते हैं क्या, आइसोगोनिक लाइन। आइसो मतलब सेम, गोनिक मतलब हो गया डिक्लिनेशन। तो ऐसी लाइन पूरे अर्थ पर, पूरी अर्थ के मैप पर, जहां पर जिसके हर पॉइंट पर क्या सेम होता है, डिक्लिनेशन एंगल सेम होता है, उसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइंस। जहां पर डिक्लिनेशन 0 होता है उनको बोलते हैं एगोनिक लाइन। लाइंस ड्रॉन ऑन थ्रू प्लेस दैट हैव 0 डिक्लिनेशन, उसको बोलते हैं एगोनिक लाइन। आइसोगोनिक सेम डिक्लिनेशन, एगोनिक 0 डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन GM एंड MM। अब एक और आता है जिसको बोलते हैं डिप और इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, डिप और इंक्लिनेशन, ठीक है। डिप एंगल और इंक्लिनेशन एंगल। डिप का मतलब होता है झुकना नीचे, इंक्लिनेशन वही नीचे झुक करके कोई एंगल बन रहा है। तो डिप और इंक्लिनेशन को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है सुनो, सबसे पहले हमने ये बनाया मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन में बनता है, ये एंगल ऑफ डिप ज्योग्राफिक मेरिडियन में नहीं बनेगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन में एक्चुअली 2 फील्ड होती हैं। कौन सी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रिजल्टेंट ले लो तो वो अर्थ की टोटल फील्ड होती है। समझ आया। अर्थ की मैग्नेट के कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल होता है हमेशा साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी अर्थ की फील्ड कहाँ से कहाँ मानी थी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और ये साउथ टू नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन मान रहा हूँ,
जियोग्राफिक डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन जियोग्राफिक ही लेनी है। तो साउथ टू नॉर्थ हो गई, ठीक है। तो और अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डिनोट करते हैं BH से। तो यहाँ पर मैं ये तो नेट फील्ड है, इसके कंपोनेंट कर लिए, एक इधर BH और एक नीचे BV। BV का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये नेट फील्ड है, अर्थ की नेट फील्ड, उसके दो कंपोनेंट की है, ऊपर BH और नीचे BV। अर्थ की वर्टिकल कंपोनेंट होती है ऊपर से नीचे की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। और ये BH है अर्थ के सरफेस के पैरेलल, तो ये किसी जगह पर ऐसी पैरेलल ही दिखेगी। और BH और BV का रिजल्टेंट है B। तो ये जो रिजल्टेंट फील्ड है B, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जितना एंगल बनाती है उसी को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप। या हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है नीचे उसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप। इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। एक्चुअली जो मैग्नेटिक डायरेक्शन को या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को वर्टिकल या कहें हम कंपास नीडल जो होता है वो क्या शो करता है, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ। तो दो तरह की नीडल होती हैं या दो तरह के डायरेक्शन शो करने के लिए हमारे पास डिवाइस होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं कंपास नीडल। कंपास नीडल जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही रिवॉल्व हो सकती है, बस ऐसे, तो या तो इधर जाएगी इधर जाएगी ऐसी जाएगी। एक होता है डिप सर्कल, उसमें भी एक ऐसी नीडल होती है मैग्नेटिक नीडल, वो हॉरिजॉन्टल नहीं घूमती, वो ऐसे वर्टिकल घूम सकती है, ऐसे वर्टिकल घूम सकती है बस। और किधर घूमेगी, उसका ये जो पोल है या कहें हम ये वाली जो शार्प पॉइंट है, ये अर्थ की नेट फील्ड को इंडिकेट करता है। तो यहाँ अगर मैं डिप सर्कल रख दूँ तो उसमें जो ग्रेजुएशंस बने होते हैं, D बनी होती है एंगल के लिए, वो ऐसे वर्टिकल बनी होती है। तो यहाँ पर तो 0 शो होगा। अब ये पॉइंट मान लो इधर 30 डिग्री नीचे आ गया, ऐसे घूम गई, तो इसका मतलब यहाँ अर्थ की नेट फील्ड कितना है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे है। अब इसके कंपोनेंट कर लिए नेट फील्ड के, इधर BH और BV। तो इस BH से ये जो नेट फील्ड है, ये जितना एंगल बना रही है उसको क्या बोलेंगे, 30 डिग्री जो है वो एंगल ऑफ डिप है। तो जो डिप सर्कल होता है उसकी नीडल क्या शो करती है, क्या मेजर करती है, डिप एंगल। और अर्थ के ऊपर जो हम कंपास नीडल रखते हैं उससे अर्थ की हॉरिजॉन्टल, अर्थ की ज्योग्राफिक डायरेक्शन मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि डिप और इंक्लिनेशन में डेफिनेशन क्या हुई, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज डिप और इंक्लिनेशन एट दैट प्लेस, ठीक है। हो गया। अब देखो आप लोग अंदाजा लगाओ, ये डिप सर्कल है, अगर इसको मैग्नेटिक इक्वेटर पर रखूं तो बताओ एंगल कितना बनेगा, डिप एंगल। इक्वेटर पर रखूं, इक्वेटर पर रखूं मतलब मैं इसको डिप सर्कल को,
इक्वेटर पर इसकी फील्ड होगी हॉरिजॉन्टल, नेट फील्ड ही हॉरिजॉन्टल होगी, तो ये ऐसी हॉरिजॉन्टल रहेगी, मतलब जीरो बना। और पोल पर जो होती है लाइंस, देखो ना, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी आएंगी, ऐसी जा रही हैं और अर्थ के पोल पर 90 डिग्री से गिर रही हैं, 90 से निकल रही हैं और ऊपर जाके फिर 90 पे गिर रही हैं। ऐसे तो हो रहा है, बाकी की सरफेस पर कहीं पर लगभग पैरेलल है। तो इक्वेटर पे लाइंस अप्रॉक्स पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल है तो नेट फील्ड भी पैरेलल होगी, यानी इक्वेटर पर केवल हॉरिजॉन्टल फील्ड होगी। और वहाँ पे कौन सी होगी, पोल पर ओनली वर्टिकल फील्ड होगी, हॉरिजॉन्टल हो नहीं सकती। और ये डिप सर्कल की नीडल क्या शो करती है, नेट फील्ड को। तो इक्वेटर पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और वहाँ एकदम ऐसे 90 डिग्री पे आ जाएगी। तो 90 डिग्री पे आ गई तो इसका मतलब ये 90 एंगल बना। तो डिप एंगल इक्वेटर पे होता है 0 और पोल पे कितना होता है 90। ये सिंपल सा है, वही लिखा है, इट इज 0 एट इक्वेटर एंड 90 एट पोल्स। It is 0 at equator and 90 at poles. ठीक है, अब इसमें भी देखो, लाइंस ड्रॉन अपॉन मैप थ्रू प्लेस दैट हैव द सेम डिप एंगल, उसको बोलते हैं आइसोक्लिनिक। क्या बोलते हैं, आइसोक्लिनिक। सेम डिप एंगल मतलब आइसोक्लिनिक। जीरो डिप एंगल एक्लिनिक, और इसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। मैग्नेटिक इक्वेटर पे ही तो जीरो डिप एंगल होगा, उसको एक्लिनिक बोलते हैं, या इसको कह सकते हैं क्या, मैग्नेटिक इक्वेटर। हो गया। अब एक होता है अपरेंट डिप, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अपरेंट डिप, देखो यहां पर ये है मैग्नेटिक क्या, मेरिडियन। ये क्या हो गया, BH। ये क्या हो गया, BB। ये क्या हो गया, B। और ये क्या हो गया, डेल्टा या सिग्मा, जो भी है। तो डेल्टा क्या है, ये रियल डिप। एक्चुअल डिप तो यही हुआ ना जो मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। लेकिन अगर सोचो मैं एक ऐसा फ्रेम बना लूं जो इस मैग्नेटिक मेरिडियन से कुछ अलग एंगल पर है, मान लो कि अल्फा एंगल पर है। कितने पर है, अल्फा एंगल है। और इस फ्रेम के अंदर जो अल्फा एंगल पर है, इसमें डिप सर्कल को रखूं तो क्या अभी भी वो डेल्टा पर ही नीचे आएगा या किसी और एंगल पर आएगा?
अब किसी और पे आएगा। जैसे ये मोबाइल मान के चलो कि ये था जो है क्या, रियल, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसमें एक बीच में हमने रख दिया क्या, डिप सर्कल, तो इतना एंगल नीचे शो कर दिया उसने डेल्टा। अब या तो मैं इस फ्रेम को थोड़ा घुमा दूं या एक नया फ्रेम ले लूं जो इससे अल्फ़ा एंगल पर है, उसमें डिप सर्कल को रखूं, तो अब ये डेल्टा आएगा नीचे या डेल्टा से कम या ज़्यादा आएगा, कुछ भी आ सकता है, डेल्टा तो नहीं आएगा। क्यों आएगा ऐसा वो देखते हैं अपन। एक्चुअली अब मान लीजिए इसके अंदर इस नए फ्रेम के अंदर, इस नए वाले फ्रेम के अंदर एंगल ऑफ डिप जो भी है उसको बोलते हैं अपरेंट डिप। क्या बोलते हैं? अपरेंट डिप। तो जरा बताओ इस फ्रेम में और जो येलो वाला फ्रेम है इसमें क्या डिफरेंस आ गया? BV और BH में कौन बदल जाएगा? BV तो वही रहेगा, वर्टिकल लाइन तो दोनों में कॉमन है। ये BH इधर थी, अब इसका BH इधर होगा, वो BH डैश होगा कि नहीं? आप बता सकते हो BH डैश कितना होगा? BH का अल्फा एंगल पर कंपोनेंट ले लो, BH कॉस अल्फा, तो BH कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा, इसके पहले थोड़ी सी कहानी और रह गई तो उसको भी बता दूं क्या? लेकिन ये मिटाना पड़ेगा अपने को, चलो मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना लेंगे। तो यहाँ पे इसमें एक थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स और रह गए, उसको भी लिख लेना, इसमें लिखे नहीं होंगे। एक्चुअली क्या है यहाँ पर ये बताओ कि BH इक्वल टू होगा क्या B के टर्म में? B कॉस थीटा, बिल्कुल सही है, B कॉस डेल्टा, B कॉस डेल्टा। अब आ जाओ BV क्या होगा? B साइन डेल्टा होगा कि नहीं? दोनों को डिवाइड कर दो BV अपॉन BH, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हाँ सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दो, क्या आ गया? ये B से B कट गया, tan डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया? BV अपॉन BH। तो ये BV BH और एंगल ऑफ डिप में एक रिलेशन आ गया। नेट फील्ड बराबर क्या होगी? अंडर रूट BV BH में कितने का एंगल है? 90, तो 90 डिग्री पर क्या होता है? BV BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर का रूट, यही होगा। तो बस इतनी बातें और इसकी रह गई थी, इस नोट कर लेना, फिर अपन अगले पे आते हैं। हो गया? अब देखो अगला जो हमारा चल रहा था अपरेंट डिप, क्या बता रहा था मैं, बताओ। पहले तो अपन क्या बनाएंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन, mm में ये BH हो गया, ये BV हो गया, और ये कितना हो गया? B हो गया, एंगल डेल्टा हो गया। इसी के साथ हम किसी और एंगल पर हम एक और फ्रेम बना लें, ये अल्फा एंगल पर, तो इसमें हो गया ये BH डैश और BV वही रहेगा, ठीक है। अब जो नेट फील्ड निकलेगी ना वो BV और BH डैश की निकलेगी, वो इधर कहीं निकलेगी, तो वो एंगल कुछ और बनेगा। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि BH डैश है कितना, बोलो। BH कॉस अल्फा होगा। अब मान लीजिए कि अपरेंट
डिप एंगल है डेल्टा डैश, तो टेन डेल्टा डैश इक्वल टू क्या आएगा, उसमें क्या आया था बी वी अपॉन बी एच, तो यहाँ बी वी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, बी एच पे फर्क पड़ गया, बी एच डैश आएगा। अब बी वी अपॉन बी एच डैश क्या है, बी एच कॉस अल्फा। अब बताओ बी वी अपॉन बी एच क्या है, टेन अल्फा, तो मतलब टेन डेल्टा, तो टेन डेल्टा डैश इक्वल टू क्या हुआ, टेन डेल्टा डिवाइड बाय कॉस अल्फा। तो ये अपेरेंट डिप और रियल डिप में रिलेशन आ गया, टेन डेल्टा डैश इक्वल टू टेन डेल्टा अपॉन अल्फा। अब बताओ टेन डेल्टा डैश यानी नया जो एंगल है डेल्टा डैश अपेरेंट डिप, वो कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, अपेरेंट डिप कम हो गया, अल्फा पे डिपेंड करेगा। मान लो अल्फा 0 है, सोचो तो दोनों बराबर होंगे, अल्फा 0 का मतलब जो फ्रेम mm है वही दूसरा वाला है, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू बढ़ा दो, 0 कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 0 पे ही होती है, अब अल्फा की वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस अल्फा क्या होगा, कम होगा, कॉस अल्फा कम होगा, तो कॉस अल्फा कम होगा तो डेल्टा टेन डेल्टा डैश ये बढ़ जाएगा, तो ये इसलिए ज़्यादा होगा। हाँ, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रख रहे हैं ना, तो जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा कॉस अल्फा कम होगा, अब कॉस अल्फा कम होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो अपेरेंट एंगल, अपेरेंट डिप एंगल दूसरे फ्रेम में रियल डिप से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो टेन डेल्टा डैश जो होगा ना वो टेन डेल्टा से ज़्यादा होगा। हटा दें, मिटाऊं, ये तो सब लिख चुके थे। एक और रिलेशन होता है, इसको सीधे सीधे याद रख लेना। देखो अब ये कुछ बातें सीधे याद रखने वाली हैं। एक होता है लैटिट्यूड, जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इस अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करा दूं, जितना एंगल बना लैम्डा, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल, ठीक है। तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन इज कॉल्ड लैटिट्यूड लैम्डा ऑफ द प्लेस, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग लिख लो लैटिट्यूड एंगल या लैटिट्यूड। और इस प्लेस पर अगर एंगल ऑफ डिप लैम्डा है,
एंगल ऑफ डिप अगर डेल्टा है तो डेल्टा और लैम्डा में रिलेशन होता है tan डेल्टा इक्वल टू 2 tan लैम्डा। इसको सीधे याद रख लो, ये प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं। मैग्नेटिक इक्वेटर पर सोचो लैम्डा कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर पर लैम्डा 0 हो जाएगा और पोल पर यही लैम्डा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करें पोल पर और इक्वेटर पर, ये जो आई है, आई का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप इसको चाहो तो ऐसे आई, अगर आई में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो बी मान लो, बी पी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी ई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इक्वेटोरियल डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की डबल होगी। क्यों? बार मैग्नेट की एक्सिस होती है ना पोल, तो एक्सियल पोजीशन में कितनी बताई थी, डबल बताई थी कि नहीं, किसकी, इक्वेटोरियल की। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था, मैग्नेटिज्म में भी था, ठीक है ना। शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डबल होती है इक्वेटोरियल डिस्टेंस से, उतनी ही डिस्टेंस पर। तो इसलिए वही लिखा है बीपी पोल 2 टाइम्स ऑफ बीई, इक्वेटोरियल पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका डबल होती है पोल पर। मैग्नेटिक पोल फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल कैसी हो जाती है, वर्टिकल। पोल पर कैसी हो जाएगी, वर्टिकल, और इक्वेटर पर कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। क्योंकि वो फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिप सर्कल में होगी, तो डिप सर्कल में कैसी हो जाएगी, 90 डिग्री पर, यानी वर्टिकल। कहाँ पर, पोल पर। और इक्वेटर पर कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये है, नोट करो। हो गया? मिटा दें? बन रह गया? अब इनको रिवाइज कर लो। ये तो अपन पढ़ ही चुके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा लिखा था, वर्टिकल कंपोनेंट बी इक्वल टू बी साइन डेल्टा लिखा था, ठीक है। और एक होता है टेंजेंट लॉ, इसको लिख लें अपन, टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ क्या होता है देखो, टेंजेंट टेन थीटा जरूर लगेगा, ठीक है। और टेन थीटा में बी वी अपॉन बी एच आता है, उसमें टेन डेल्टा में। तो यहाँ क्या करते हैं एक्चुअली टेंजेंट लॉ में, हम एक मैग्नेटिक नीडल को लेते हैं और दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख देते हैं, ठीक है। जैसे ये मैग्नेटिक नीडल हो गई, नॉर्थ पोल ये रेड कलर का होता है, ब्लैक ये साउथ कलर का होता है, मैग्नेटिक नीडल है। एक फील्ड मैंने लगाई ये बी, ये कौन सी दिख रही है, B1, B1 दिख रही है। और एक फील्ड और लगा दी B2, क्या हुआ, घूम गई, वो नहीं दिखी। ये B1 थी और B1 के परपेंडिकुलर एक फील्ड लगा दी B2, तो B1 B2 का जो रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप को अलाइन कर लेगी, ठीक है। देख लो फिर से, देखो इधर क्या किया था, ये मैग्नेटिक नीडल थी, ये B1 एक फील्ड थी मैग्नेटिक फील्ड, और B1 के परपेंडिकुलर एक और फील्ड जैसे ही लगाई तो B1 B2 का जो रिजल्टेंट B आ रहा है उसकी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक नीडल ने अपने आप को अरेंज कर लिया। ऐसे इसने एडजस्ट किया अपने आप को कि B1 के साथ मान लो थीटा एंगल पर ये झुक गई है, ठीक है। तो अब टेंजेंट लॉ ये कहता है कि इफ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड इन ए रीजन वेयर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, B1 और B2, the needle will align itself along the direction of the resultant magnetic field of the two field at an angle theta such that the tangent of the angle is the ratio of two field। ऐसे अलाइन कर लेगी कि इसका टेंजेंट किसका, थीटा का टेंजेंट, थीटा का टेंजेंट किसके बराबर हो, इन दोनों फील्ड के रेशियो के बराबर हो। तो टेन थीटा, इसका स्टेटमेंट अगर देखोगे, चलो ये नोट कर लो पहले, फिर मैथमेटिक्स का बताता हूँ। क्या किधर लिखा है, विल अलाइन इटसेल्फ
हो गया। चलो अब इसका मैथमेटिक्स देखें, ये फिजिक्स हो गई। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, B2 अपॉन B1। ठीक है, आएगा कैसे अगर ये निकालना हो तो? हाँ, यहाँ पे ट्राइंगल बना लो एक, और टेन थीटा इक्वल टू क्या ले लो, परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये वाला, यानी ये B2 डिवाइड बाय B1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं B2 इक्वल टू B1 टेन थीटा। अगर ये कन्फ्यूजन हो कि ये B2 अपॉन B1 होगा कि B1 बाय B2, ध्यान रखो ये थीटा हमेशा जो नीचे है ना उसके साथ एंगल है। ठीक है, ये है टेंजेंट लॉ। आज की कहानी यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि आज रिजल्ट आने की उम्मीद है, तो बच्चे वेट कर रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, कल सुबह अपने यहाँ कोचिंग पर एक भंडारे का कार्यक्रम है। ठीक है, नीचे गणेश जी बैठे हैं ना, तो सुबह 11:30 बजे से आपके आगमन तक तो आ सकते हैं सुबह, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सही हो गया तेरा? यस सर।